हेलो जैन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी में। मैं आज आप लोगों के लिए पेट का एग्ज़ाम देखते हुए मैराथन क्लास लगा रहा हूँ, जिसमें मैं पेट का पूरा सिलेबस हिंदी का कराऊंगा। और मैं ये जो करा रहा हूँ पीडीएफ के माध्यम से करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के माध्यम से नहीं करा पाया, इसलिए पीडीएफ के माध्यम से सारा सिलेबस कराऊंगा। इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और इसमें जो 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो भी इसी में से ही बनेंगे। इसी वजह से आपका ये हो जाएगा 15 नंबर का। हिंदी आपकी 15 नंबर की आने वाली है और 15 नंबर की मैं पूरी कराऊंगा तो इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जितने भी हमारे छात्र हैं, भाई बहन हैं, और जितने भी यार दोस्त हैं, वो लोग जो पेट देने का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी का पेपर, यूपी एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं, पेट का, पीईटी का, वो लोग यहाँ से 15 नंबर क्लियर कर लें। 15 नंबर क्लियर करें इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम शुरुआत करते हैं, चलिए, लिंक से, ठीक है। और संधि की बात करें तो संधि मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से करा दी है, और आप लोगों ने वीडियो संधि की नहीं देखी है तो मैंने पीडीएफ बना रखी है, जैसे मतलब क्या नाम है उसका, प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं लिंक से। तो लिंक का निर्धारण करना होगा, हमें लिंक छांटने होंगे। किस तरीके से हमें लिंक छांटने हैं? लिंक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह या निशान, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतीक, चिन्ह या निशान। अब लिंक कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन आ जाता है आपका कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में। और संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में आपके होते हैं 3 और हिंदी में होते हैं 2, ठीक है। संस्कृत में होते हैं 3, हिंदी में होते हैं 2। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, 2 होते हैं आपके। अब बात करें आगे की, तो परिभाषा क्या कहती है? संज्ञाओं के जिस रूप से पुरुष जाति का स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है। संज्ञाओं के जिस रूप से, संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिस जाति या स्त्री जाति या पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। जैसे कमल, कमल खिल रहा है, तो कमल खिल रहा है किस में जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा, ठीक है। कमल, कमल शब्द है वो किस में जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा। चलिए अब बात करें आगे की, तो पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग शब्द में आ जाते हैं आपका, जैसे घोड़ा, घोड़ा है, कमल है, राजीव है, पत्ता है, गायक है, नायक है। ये क्या हो जाते हैं? आपके पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। अब इसी का स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें तो स्त्रीलिंग हो जाता है घोड़ी है, कमला है, गायिका है, नायिका है, नायिका है, ठीक है। नायक नायिका, ठीक है, नायिका नायिका, ये डबल लिख गया है, कोई बात नहीं है, नायिका है और एक जगह गायिका है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें पुल्लिंग की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग की अगर हम बात करें तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या कहती है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का ही बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है, पुल्लिंग कहेंगे। तो अब पुल्लिंग आएंगे कैसे? अब पुल्लिंग की अगर हम बात करें तो पहली बात आती है नियम नंबर 1, मैंने नियम के अनुसार डाल रखा है, लिख रखा है। और इसकी अगर हम बात करें तो पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो पर्वत होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि हिमालय, अरावली, हिमाचल, गोवर्धन, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग में आएंगे, आदि, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक। अगर बात करें अंग्रेजी माह के नाम, तो अंग्रेजी जो माह के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग होते हैं। मार्च है, अप्रैल है, अगस्त है, ठीक। अगर इसी में हम अपवाद की बात करें, जो अपवाद में आता है वो स्त्रीलिंग में पहुंचता है, ठीक है। जैसे जनवरी, फरवरी, जुलाई, मई, तो ये जो शब्द हैं वो किस में पहुंचेंगे? स्त्रीलिंग में पहुंचेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी माह के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे चैत, फागुन, फाल्गुन, चैत, फागुन, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस माह, ये 12 जो माह होते हैं, 12 माह क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब बात आती है दिनों के नाम। नियम नंबर 3 कहता है कि दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके जितने भी दिन होंगे वो कितने होंगे? पुल्लिंग होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो अगला नियम कह रहा है कि
देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देश कौन कौन से, जैसे भारत देश, ब्रिटेन देश, अमेरिका देश, जापान देश इत्यादि। ये कई देश ऐसे हैं जो पुल्लिंग शब्द में आएंगे। अब अपवाद की बात करें, जो स्त्रीलिंग में पहुंचेगा वो आपकी श्रीलंका होगी। ठीक है, क्या होगी? श्रीलंका। नियम नंबर 5 कहता है कि समुद्र या सागरों के नाम, जो समुद्र या सागरों के जो नाम होंगे वो अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर इत्यादि, ये क्या होंगे आपके? ये सब किस में पहुंचेंगे? पुल्लिंग में पहुंचेंगे। ठीक है, अब बात करें हम आगे की, तो ये है धातुओं के नाम। तो धातुओं के नाम, धातु में आता है आपका सोना, तांबी, पीतल और इत्यादि। ठीक है, ये किस में पहुंचेगा? आपके पुल्लिंग में पहुंचेंगे। अब बात करें इसी में अपवाद की, तो चांदी आपका क्या है? अपवाद शब्द है, और ये किस में पहुंचेगा? स्त्रीलिंग में पहुंचेगा। ठीक है, नियम नंबर 7 कहता है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम की अगर हम बात करें तो गेहूं, चावल, चना, बाजरा, जौ आदि, ये किस में होंगे? आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। अब इसी में हम बात करें अपवाद की, तो ज्वार मतलब कि जोंडरी। ठीक है, मक्का, सरसों, अरहर। ये सरसों जो शब्द है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, हो सकता है आपका पेट में पूछ लिया जाए, तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, अनाजों के नाम से। ठीक, अब बात आती है नियम नंबर 8, पेड़ों के नाम। जो पेड़ के नाम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इनमें अपवाद भी होते हैं भाई। अपवाद कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग में आएंगे। तो पेड़ों के नाम जो जैसे कि पीपल, आम, नीम, जामुन आदि, ये नाम कैसे होंगे? आपके पुल्लिंग नाम होंगे, पुल्लिंग शब्द बनेंगे। ठीक है, और अपवाद इनकी होंगे, जैसे चंपा का पेड़, इमली का पेड़ और ये बबूल का पेड़। ठीक है, बबूल का पेड़ जो कीकड़ा होता है, ठीक है, कीकड़ा को हम क्या कहेंगे? ये आपके अपवाद में पहुंचेगा पेड़। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, तो आगे है गिरहों के नाम। ठीक है, ग्रहों के नाम की बात करें तो जितने भी ग्रह हैं हमारे, जैसे मंगल, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, बड़ो इत्यादि, तो ये सब किस में पहुंचेंगे? पुल्लिंग में पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसी में अपवाद की बात करें तो अपवाद हमारा क्या है? जैसे बृहस्पति, पृथ्वी, ये सारे 2 अपवाद होंगे। ठीक है, ये अपवाद में मैं फिर से बता रहा हूँ कि अपवाद जो होता है वो स्त्रीलिंग में रहेगा। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? पुल्लिंग की। अब यहाँ से हम बात करेंगे स्त्रीलिंग की। ठीक है, पुल्लिंग की हमारी पूरा खत्म हुआ, अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें, वीडियो देखो, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, चलिए, अब अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे किरण, रोटी, टोपी, बेटी, झोंपड़ी। ठीक है, ये शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। और परिभाषा हमारी क्या कहती है? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे घोड़ी, कुर्सी, चंपा, नदी, रोटी इत्यादि। ठीक है, अब बात करें हम आगे की, तो इनमें इकारांत, उकारांत और अकारांत और उकारांत शब्द छोटा होता है, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो जैसे नीति, रोटी, अग्नि, तो ये किस में पहुंचेंगे? इकारांत, ईकारांत में। ठीक है, अब बात करें अकारांत की, तो अकारांत में कमला, लता, सुता, ये किस में पहुंचेंगे? अकारांत में। उकारांत और उकारांत की हम बात करें तो ऋतु, वस्तु, जंतु, साधु, ये सब किस में पहुंचे? उकारांत और उकारांत में। ठीक है, अब इसमें अपवाद भी है, जैसे आलू, शत्रु और सालू। सालू किस में है? स्त्रीलिंग में है भाई। आलू किस में है? पुल्लिंग में है। शत्रु किस में है? पुल्लिंग में है। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो ये स्त्रीलिंग में पहुंच गए। अब बात करते हैं आगे की, तो भाषाओं के नाम व लिपि के नाम। भाषा के लिपियों के व बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हमारी भाषाएं कितनी होती हैं, लिपि कितनी होती हैं और बोलियां कितनी होती हैं, मैंने ये वीडियो के माध्यम से बता दिया आप लोगों को। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी की, यूपीएसएससी पैट के नाम से, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें तो इसमें जो स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे राजस्थानी, देवनागरी लिपि, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। ठीक है, राजस्थानी, देवनागरी और ब्रज एवं खड़ी बोली। ठीक, अब बात करते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, चंबल, ये नाम किस में आएंगे? आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। और अपवाद में क्या आ जाएगा? अपवाद, अब इसमें भी अपवाद आने लगा, तो अपवाद में किस में पहुंचेंगे? पुल्लिंग में पहुंचेंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सोन नदी, ये
जो नदियां हैं ये किस में है, अपवाद में हैं। अब बात करते हैं लताओं के नाम। लताओं के नाम की अगर हम बात करें, आप जानते ही होंगे कि लता हम किससे कहते हैं। लता हम कहते हैं बेल से। जो करेला की बेल होती है, ककड़ी की बेल होती है, खीरा की बेल होती है, तरबूज की बेल होती है, उस बेल को हम कहते हैं, जो बेल होती है जो फैल जाती है उसे बेल को हम क्या कहते हैं, लता कहते हैं। वो स्त्रीलिंग कहलाएगी। ठीक है। करेला, आप करेला की बेल की बेलों की नाम करें, जितनी भी बेल होंगी वो क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगे। और जैसे करेला की बेल के हम तो करेला, करेला शब्द आ रहा है तो करेला शब्द तो आपका अपवाद है। ठीक है। तरबूज आपका अपवाद है, खरबूज आपका अपवाद है, ककड़ी आपकी किस में आ जाएगी, स्त्रीलिंग में आ जाएगी, ककड़ी की बेल भी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। ठीक है। अब बात करें नियम नंबर 9 की, ग्रहों के नाम। तो मंगल, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण इत्यादि। तो ये किस में पहुंचेंगे, आपके स्त्रीलिंग में पहुंचेंगे। अब इसमें अब वो सॉरी हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। चलिए कोई बात नहीं, डबल पीडीएफ बन गई, स्त्रीलिंग नीचे डबल पेज आ गया, कोई बात नहीं। चलिए मंगल, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण इत्यादि, ये क्या होगा, आपके स्त्रीलिंग में पहुंचेगा। अब बृहस्पति और पृथ्वी ये क्या होंगे, आपका अपवाद होंगे, ये आपके पुल्लिंग में पहुंचेंगे। ये मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, डबल पेज बन गया है। अब चलते हैं, आपको ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अपवाद भी बता दिया, ये अभी मैंने बताया आपको, ये वाला ये आपको बता ही दिया। ठीक है, लताओं के नाम बताई दिए। अब चलते हैं आगे, झीलों के नाम। झीलों के नाम की बात करें, जैसे बुल्लर झील, चिल्का झील, सामर झील, सतलज झील, ये जो झीलें होती हैं वो क्या होंगी, हमारी स्त्रीलिंग होंगी। ठीक है। अब बात करें तिथियों के नाम, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब किस में होंगे, आपके स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक। अब बात करें शरीर के नाम, मतलब जो शरीर के अंगों के नाम होते हैं, जैसे नाक, आँख, गर्दन, कमर, थोड़ी, बाह, जांग इत्यादि, ये क्या होंगे, हमारे किस में पहुंचे, स्त्रीलिंग में। और जीव और जुबान जो शब्द हैं ये किस में, अपवाद में हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बात करें जिस तरीके से, जैसे कि दास, दास क्या है, पुल्लिंग शब्द है, दासी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। शिष्य क्या है, पुरुष शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, और शिष्या क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अध्यापक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे सेठ है, बकरा है, मोर है, लाला है, हाथी है, नेता है, कवि है, हंस है, ये शब्द किस में पहुंचेंगे, पुल्लिंग शब्द में। सेठानी है, बकरी है, मोरनी है, लालायन है, लालायन है, हथनी है, नेत्री है, कवित्री है, हंसनी है, तो ये किस में पहुंचेंगे, आपके स्त्रीलिंग में पहुंचेंगे। ठीक है। हाँ लालायन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शब्द जो आपके किस में पहुंचेंगे भाई, स्त्रीलिंग में पहुंचेंगे। ठीक है। अब बात करें आगे, नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग छांटने हमें, वो नित्य पुल्लिंग छांटने हैं। ठीक है। नित्य पुल्लिंग की अगर हम बात करें तो नर एवं मादा की बात करेंगे। नर एवं मादा लिंग निर्धारण करना है हमें, इन्हें पहचानना है। ठीक है। कछुआ की अगर हम बात करें तो कछुआ का हम पहचान नहीं सकते, कछुआ शब्द है वो क्या है, हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हमने मादा में मादा कछुआ दे दिया। खरगोश को मादा खरगोश, गेंडा को मादा गेंडा, चीता को मादा चीता, खटमल को मादा खटमल, मगरमच्छ को मादा मगरमच्छ, और मच्छर को मादा मच्छर। ठीक है। अब बात करें नित्य स्त्रीलिंग की। ठीक इसी प्रकार से नित्य स्त्रीलिंग में आता है, जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके नित्य स्त्रीलिंग कहलाएंगे। ठीक है। अब इसमें हमें नर एवं मादा पहचाननी है, तो कोयल स्त्रीलिंग है, मैना स्त्रीलिंग है, छिपकली स्त्रीलिंग है, मक्खी स्त्रीलिंग है, गिलहरी स्त्रीलिंग है। तो इसका नर कोयल, नर माने पुल्लिंग, ठीक है, पुरुष, नर, नर मैना, नर छिपकली, नर मक्खी, नर गिलहरी। ठीक है। और मादा चीता। ठीक है। तो मादा चीता एवं नर चीता। ठीक। अब बात करते हैं आगे, तो उभयलिंग शब्द भी आते हैं भाई इसमें। उभयलिंग शब्द कैसे आएंगे, दोनों रूपों में प्रचलित शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे उभयलिंग कहलाएंगे। दोनों शब्द रूपों में, मतलब कि स्त्री में भी और पुल्लिंग में भी, दोनों रूपों में प्रचलित शब्द क्या कहलाएंगे, उभयलिंग शब्द कहलाएंगे। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर वर्षा आ रही है, और डॉक्टर अनुराग आ रहे हैं। तो डॉक्टर जो वर्षा आ रही है वो किस में पहुंची, स्त्रीलिंग में, और अनुराग किस में पहुंचे, पुल्लिंग में। इसी प्रकार से राजदूत, एक मिनट गाइस, बस चलिए, राजदूत की हम बात करें तो राजदूत स्त्रीलिंग, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे और इंदिरा गांधी भी थी। राज्यपाल महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। प्रोफेसर, पुलिस प्रोफेसर क्या हो सकता है,
महिला भी हो सकती है एवं पुरुष भी हो सकता है, वकील, सभापति, सचिव, मंत्री, इसी प्रकार से सारे हमें पहचानने होंगे। ठीक है। अब अगर आप लोगों को हमसे संपर्क करना है, अगर हमारी कोचिंग पर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, हम लोग आप लोगों की सबसे अच्छी तैयारी कराने के लिए बैठे हुए हैं और कासगंज में चोला बीज भंडार वाली गली घंटाघर के पास हमारी कोचिंग है, चंद्रा कैरियर पॉइंट अकेडमी के नाम से। आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। ये हमारे दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करें आगे की, चलिए। तो श्रीमान का क्या हो जाएगा? श्रीमती हो जाएगा। सत्यवान का क्या हो जाएगा? सत्यवती हो जाएगा। इंद्र का क्या हो जाएगा? इंद्रवती हो जाएगा। जेठ का क्या हो जाएगा? जेठानी हो जाएगा। ज्ञानवान का क्या हो जाएगा? ज्ञानवती। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, लिंग खत्म हो गए, अब चलते हैं विलोम शब्द की तरफ। ठीक है, तो विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो विलोम शब्द है क्या? विलोम शब्द की बात करें तो विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देव का क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा। निकट का क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। धर्म का अधर्म हो जाएगा। रात दिन का रात हो जाएगा। अब इसमें उपसर्ग भी लगा के पूछ लेता है। ठीक है, उपसर्ग लगा के जरूर पूछेगा भाई पैट में। आप लोगों के यहाँ से 15 नंबर में क्लियर कराऊंगा। कितने नंबर क्लियर कराऊंगा? 15 नंबर आपके क्लियर कराऊंगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आ उपसर्ग जोड़कर, आ उपसर्ग जोड़ेगा। ठीक है, तो सभ्य का पूछे तो असभ्य हो जाएगा। न्याय का पूछेगा तो अन्याय हो जाएगा। लैकिक का पूछेगा तो अलैकिक हो जाएगा। हिंसा का पूछेगा तो अहिंसा, और सामान्य का हो जाएगा असामान्य। ठीक, अब बात आती है अप उपसर्ग जोड़कर। अप उपसर्ग की बात करें तो यश का हो जाएगा अपयश, और उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, और मान का हो जाएगा अपमान, और कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति। ठीक है, तो ये क्या होगा? अप उपसर्ग लगाकर। उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के आगे जोड़कर, और प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के पीछे जोड़कर जो शब्द बनता है। ठीक है, अब अन का मतलब उपसर्ग जोड़कर। अन उपसर्ग का, जैसे अंगीकार का कोई का क्या हो जाएगा? अनांगीकार। ठीक, उत्तरित का क्या हो जाएगा? अनुत्तरित। ठीक है, अस्तित्व का क्या हो जाएगा? अनिस्तित्व। अभिज्ञ क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। ठीक, इस प्रकार से ये चलते हैं। अब चलते हैं निस निस निस। 3 प्रकार के निस हैं ये वाले। ठीक, इसमें उपसर्ग जोड़कर। पाप का क्या हो जाएगा? निष्पाप। सक्रिय का क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। सशुल्क का क्या हो जाएगा? निःशुल्क हो जाएगा। सचेष्ट का क्या हो जाएगा? निश्चेष्ट हो जाएगा। तेज का क्या हो जाएगा? निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये उपसर्ग लगाकर पूछेगा। अब बात करते हैं निर की। तो निर उपसर्ग के द्वारा अभिमान का क्या हो जाएगा? निर्विमान। सापेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। आदर का क्या हो जाएगा? निरादर। और सविस का क्या हो जाएगा? समिस का क्या हो जाएगा? निरामिष। ठीक है, सल्लज का क्या हो जाएगा? निर्लज। ठीक, इसी प्रकार से बी उपसर्ग जोड़कर, जैसे बी सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। राग का विराग हो जाएगा। देश का विदेश हो जाएगा। योजन का वियोजन हो जाएगा। ठीक है, बी उपसर्ग जोड़ दिया। अब बात करते हैं प्रत्यय की, मतलब कि पीछे। पीछे लगाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या किस में आएंगे? प्रत्यय में आएंगे। जैसे आगामी का प्रत्यगामी, प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, प्रत्यगामी। और वादी का क्या जाएगा? प्रत्यवादी। ठीक है, वो सॉरी उपसर्ग की बात कर रहे हैं अभी, तो प्रत्यय उपसर्ग की बात कर रहे हैं। सॉरी गाइस, सॉरी। चलिए, उपसर्ग की बात कर रहे हैं अभी। प्रत्यवादी। ठीक है, घात का क्या हो जाएगा? प्रतिघात। और रूप का क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। आगमन का क्या हो जाएगा? प्रत्यागमन। ठीक, दूर उपसर्ग जोड़कर सुबोध का दुर्बोध, और सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो आगे है आपका दुस उपसर्ग जोड़कर। तो दुस उपसर्ग जोड़ना है। सत्कर्म का क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। सचित्र का क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र। ठीक है, अब आता है कु उपसर्ग जोड़कर। यहां से क्वेश्चन बनेगा। मैं स्पीड से पढ़ाता चल रहा हूं क्योंकि पीडीएफ थोड़ी लंबी है। आज मैराथन क्लास समझ लो, चाहे आपका ये समझ लो कि मैं आपका पैट का पूरा सिलेबस दे रहा हूं। आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस दे रहा हूं। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यहां से तुम्हें 15 नंबर पक्के होने हैं, और यहां से आएंगे। लिख के ले लो, मैं लिख के दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनने हैं। चाहे घुमा के पूछ लेगा आपसे, क्वेश्चन यहीं से ही पूछेगा पैट में। पीईटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कु उपसर्ग जोड़कर। सुपात्र, कुपात्र और सुपात्र
का क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा, सुपाच्य का हो जाएगा कुपाच्य हो जाएगा, सन्मार्ग का कुन्मार्ग हो जाएगा। ठीक है, कु लग गया। ठीक, अब बात करते हैं उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। ठीक है, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा क्या होगा, आदान का भाई प्रदान हो जाता है, सुलभ का दुर्लभ हो जाता है, आयत का निर्यात हो जाता है, संयोग का वियोग हो जाता है। ठीक, अब बात करें आगे की, तो लिंग परिवर्तन द्वारा। ठीक, लिंग परिवर्तन की बात करें तो राजा का भाई रानी होता है, भाई का बहन हो जाता है, वर का कन्या हो जाता है, माता का पिता हो जाता है, नर का नारी हो जाता है, लड़का का लड़की हो जाता है। ठीक है, प्रत्यवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। ठीक है, केंद्र विगामी, तो केंद्र विगामी का क्या हो जाएगा, केंद्रापसारी, गतिवान का क्या हो जाएगा, गतिहीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नयन द्वारा, नय मतलब आधा अणा। ठीक है, सभ्य का क्या हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा, संभव का क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, लैकिक का हो जाएगा अलैकिक, और आदि का हो जाएगा अनादि हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अणा की बात करते हैं। तो अणा की अगर हम बात करें तो भिन्न शब्द द्वारा, भिन्न शब्द होते हैं, जैसे कि लाभ का हो जाएगा हानि, और कटु का हो जाएगा मधु, और गुरु का हो जाएगा लघु, और आपका मुख का क्या हो जाएगा, बाचाल, मुख का क्या हो जाएगा, बाचाल हो जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से ये आते हैं। अब बात करें हम विलोम शब्द की। ठीक, अब विलोम शब्द मैंने ये इतने बता दिए, अब आगे बात करते हैं विलोम शब्द आते किस तरीके से हैं। ठीक है, चलिए जो विलोम शब्द आए हुए हैं उनकी हम बात कर देते हैं। पीजीटी में पूछा हुआ, यहाँ से पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में, एक मिनट गाइस, चलिए चलिए पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में कई बार पूछ लेगा यार। ठीक है, अब यहाँ से पेट में भी आना है भाई, पीजीटी में पूछ लिया तो ये नहीं है कि पीजीटी में ही पूछा जाएगा, पेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो पेट में भी आएगा। और पेट की अगर हम बात करें तो पेट में यहाँ से क्वेश्चन आने, अमीश का क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा, मैंने अवधि बताया। तिमिर का क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। स्थावर का जंगम हो जाएगा। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा। अनभिज्ञ क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतवन हो जाएगा। अतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। राजा का रंग प्रजा रानी हो जाएगा। सशाप्त का क्या हो जाएगा, छड़े को हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से विलोम शब्द आएंगे, और मैंने ये कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं। चलिए आप लोग एक काम करिए, विलोम शब्द की थोड़ा सा विलोम शब्द आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि इतना विलोम शब्द बताऊंगा ना आपको, तो आपको बहुत टाइम लगेगा समझने में। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग लिख लें इसे। ठीक है, लिख लें और लिख कर पढ़ें। चलिए ये स्क्रीनशॉट हुआ, इसके बाद आगे चलते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, अब आगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा नीचे रह गया, ये यहाँ तक रह गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये हुआ। इस तरीके से आपके विलोम शब्द हुए। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, कुछ विलोम शब्द समझा देता हूं। चलिए, जैसे उदार का अनुदार हो जाएगा, नूतन का पुरातन हो जाएगा, ग्राम्य का के नगर हो जाएगा, औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा, मुख्य का हो जाएगा गौड़ हो जाएगा, मान का क्षुद्र हो जाएगा, धनवान का अंकिचन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके विलोम शब्द पूछे जाएंगे। विनीत का ग्रस्त हो जाएगा, निरस का सरस हो जाएगा, अपहरण का ग्रहण हो जाएगा, संग्रह का त्याग हो जाएगा। इस तरीके से आपके विलोम शब्द आएंगे। चलिए आगे बात करें, यहां से क्वेश्चन बनना है समोच्चारी भिन्नार्थक शब्द से। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्या होता है समोच्चारी भिन्नार्थक शब्द, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न अलग अलग। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों को हम समोच्चारी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, मतलब उच्चारण एक समान होगा परंतु अर्थ अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, जैसे अंश और अंश, ये दो शब्द रखे हैं, अंश एवं अंश, दो उच्चारण हैं। ठीक है, पर क्या है, एक समान है, अर्थ अलग अलग निकलेगा, शब्द एक समान है। जिस तरीके से एक अंश माने है भाग या हिस्सा, एक अंश माने है कंधा आपका। ठीक है,
अब इसमें इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी थोड़ा अंतर होने के कारण सामान्यता का अभ्यास होता है, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें कोई सामान्यता नहीं होती है, भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समोच्चारी भिन्नार्थक शब्दों के युग्म शब्द, समन्वय शब्द, सामान्य भाष शब्द भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामान्य भाषी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब हम बात करें कुछ शब्दों की, तो कुछ शब्द हैं हमारे, जैसे उपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, दोनों की बात करें तो एक तो अपेक्षा माने होता है इच्छा और आशा, और उपेक्षा माने होता है निरादर, अवहेलना। ठीक है, अणु, अनु, ये दो शब्द हैं। तो अणु माने होता है सूक्ष्म कण, और अनु माने होता है पीछे। ठीक है, अभिज्ञ क्या क्या हो जाएगा? जानने वाला, जानकार, और अनभिज्ञ क्या क्या हो जाएगा? अनजान। ठीक, आसन और आसन, दो तरीके के आसन होते हैं। एक आसन माने होता है भोजन, एक आसन माने होता है फेंकना या छोड़ना। अतुल का मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके। और एक होता है अतल, अतल माने होता है तलहीन। ठीक, इसी प्रकार से इधर दे रखा है भाई स्त्री और स्त्री, स्त्री स्त्री माने प्रेस, और स्त्री माने महिला। ठीक है, या औरत। उद्दत और उद्दत, उद्दत माने उद्दड़, अखंड, उज्जड़, उद्दत माने त्योहार। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे की बात करें। चलिए भाई, तो ये हुआ आपका। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का बनना है भाई क्वेश्चन, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, चलिए परिभाषा की बात करें तो शब्द समूह का वह सार्थक रूप जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। अब वाक्यांश होते कैसे हैं? जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अतिथि बैंक कहेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, इसके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो अतिथि ऑप्शन देगा आपको, अतिथि आपको लगाना है। जिसके आर पार देखना संभव हो, अपारदर्शी। जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ या सनाथ। ठीक है, ईश्वर और वेद में आस्था विश्वास रखने वाला, आस्तिक या नास्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाएगा? आस्तिक कहलाएगा, और जो विश्वास ना रखे उसे क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजातशत्रु। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाएगा, जो पीछे जन्मा हो वो अनुज कहलाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब कि बड़ा भाई, वो अग्रज कहलाएगा। जिसका निवारण ना किया जा सके वो क्या कहलाएगा? अनिवार्य कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? अनिवार्य कहलाएगा। ठीक, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो वो अंतर्यामी होता है। जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व होगा। ठीक, जो शोक करने के योग्य ना हो वो क्या कहलाएगा? अशोक कहलाएगा। जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके वो क्या कहलाएगा? अथाह या अगाध कहलाएगा। ठीक है, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर या अतीन्द्रिय कहलाएगा। ठीक, जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े उसे क्या कहेंगे? अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता है वो क्या कहलाता है? अमर कहलाता है या अमर्त्य कहलाता है। जो आगे मतलब दूर की ना सोचता हो, अदूरदर्शी। ठीक, जो आगे की सोचता हो मतलब कि दूर की सोचता हो, अग्रसोची या दूरदर्शी। ठीक, जिसे जीता ना जा सके, अजेय। ठीक है, अजेय। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है भाई। ठीक है, अब गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाएगा? दत्तक कहलाएगा। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम कहलाएगा। स्त्री पुरुष का जोड़ा मतलब पति पत्नी, उसे क्या कहेंगे? दंपति या दंपति। ठीक है, जो ईश्वर, ये दंपति या दंपति वाला तो ये पेपर में भी आता है भाई, आप लोग इसे को तो जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए, जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक कहलाएगा। मैंने बताया था आस्तिक और नास्तिक। जो विश्वास ईश्वर में रखने वाला होगा वो आस्तिक होगा, और जो विश्वास नहीं रखता हो, ईश्वर में आस्था नहीं रखता हो, जो ईश्वर को मानता नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? हम नास्तिक कहेंगे। ठीक है, जिसके मन हृदय में दया ना हो, निर्दय या निर्दयी। ठीक है, जो नया आया हो, नवागत या आगंतुक। ठीक, जिसके पार देखा ना जा सके, पारदर्शी या पारदर्शक, पारदर्शी या पारदर्शक। ठीक है, जिसकी माप तौल हो सके, परिमेय कहलाता है। जो निगाह आंखों से परे हो, परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहलाएगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद बचाव करे, उसे प्रतिवादी कहते हैं।
ठीक है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, बहुभाषी, बहुभाषाविद, बहुभाषी। ठीक है, जो आगे की बात सोचता हो, ठीक है, जो आगे की बात सोचता है, अभविष्य चेता, वो सॉरी भविष्य चेता, सॉरी भविष्य चेता, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्ष। ठीक है, जो कम खर्च करने वाला हो, कंजूस, महाकंजूस, जो खर्च ही नहीं करता हो भाई वो महाकंजूस है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आप लोगों से। चलिए मैं कुछ और बता देता हूँ थोड़ा सा आगे। जिससे मृत्यु पर विजय पाई हो, मृत्युजय। ठीक है, जो कम बोलने वाला हो, मितभाषी, जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। ठीक है, इसी तरीके से आगे है, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो वो क्या कहलाती है, विधवा कहलाती है। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर कहलाता है। ठीक है, विदेश में रहने वाला विदेशी कहलाता है। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उस वो वाचाल कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। यहाँ से हुआ भाई आपका 1 नंबर कंप्लीट। यहाँ से आना आना है, क्वेश्चन लिख के ले लो पेट में। यहाँ से मैं आज वीडियो, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैराथन वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाएगी, आपके 15 नंबर कंप्लीट कराएगी, एक भी नंबर छूटना नहीं है यहाँ से। चलिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियों को हम कहते हैं कहावतें, लोकोक्तियों के दूसरे नाम से भी हम जानते हैं कहावतें। अब बात कर लेते हैं मुहावरे की। तो मुहावरा जो शब्द है वो कहाँ से आया, अरबी भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। ठीक, हिंदी में ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ठीक है, जैसे अकल पर पत्थर पड़ना, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग किस तरीके से होगा भाई, वाक्य में प्रयोग होगा कि विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो कि जो कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया था। ठीक है, इस तरीके से। अब वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, चलिए उनके वाक्य में हम प्रयोग कर लेते हैं कुछ वाक्यों को। ठीक, जैसे अकल का दुश्मन होना मतलब कि मूर्ख होना, अकल पर पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट होना, अंधे की लाठी या लकड़ी हो, अंधे की लकड़ी या लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंधे के हाथ बट्टे लगना, अयोग्य के हाथ अनायास अच्छी वस्तु लगना, अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्तियों के मध्य कम अयोग्य भी ज्यादा योग्य बनता है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि स्वाद सिद्ध करना। ठीक, इसी तरीके से अगला है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी होना, सबसे अलग विचार रखना या सबके साथ ना चलना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, आकाश पाताल मतलब जमीन आसमान एक करना, सारा प्रयास कर डालना, आकाश पाताल एक करना या जमीन आसमान एक करना। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, सारा प्रयास कर डालना, आधा तीतर आधा बटेर, सुचारू रूप से नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना मतलब विश्वासघाती होना। ठीक है, आंखों की आंखों की किरकिरी होना मतलब आंखों को चुभने वाला, अच्छा ना होना लगना, आंख दिखाना मतलब डांटना, धमकाना या गुस्सा करना। आगे है आंखें चार चार होना मतलब एक दूसरे को देखना, आमना सामना होना या प्रेम होना। ठीक है, आंखें पथरा जाना, आंखों का थक जाना या गहरा शोक होना। आगे है आंखें बिछाना, हृदय से आदर करना। ठीक, अगला है आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, आंखों में चर्बी चढ़ना, छाना मतलब कि अधिक घमंड होना, आंचल पसारना मतलब कि दया की भीख मांगना, ईंट से ईंट बाजना मतलब कि बर्बाद कर देना या कड़ा मुकाबला करना या नष्ट भ्रष्ट कर देना। ठीक है, अगला है ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। ठीक है, कम दिखना। ठीक, उड़ती चिड़िया को पहचानना, ये तो कई बार कह देते भाई मैं तो उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूँ, ये कहाँ जाके बैठेगी। ठीक है, तो मन की बात जानना, दूर से ही रहस्य जान लेना। ऊंची दुकान के फीके पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, दो तरीके से पूछ सकता है, तो आडंबर ही आडंबर है भाई, ऊंची दुकान है फूके पकवान है, कुछ नहीं उस पर। ठीक है, अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त वस्तु। ठीक है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना,
सबका एक समान होना, एक ही प्रकार के लोग, मतलब ठीक है। अगला है कलम तोड़ना, बहुत बहुत अच्छा लिखना, ठीक। कलाई खुलना या कच्चा चिट्टा खुलना, मतलब कि सारी बात पता लगना, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है, सारी की सारी बातें पता चलना, ठीक। अब चलते हैं आगे की तरफ, चलिए। अब बात आती है लोकोक्तियाँ, जिसे हमने कहा था कहावतें, ठीक। कहावतें होती क्या हैं? कहावत उस बंधे पद समूह को कहते हैं जिससे अनुभव की कोई बात संक्षेपतः, सुंदर, प्रभावशाली एवं चमत्कारी ढंग से कही जाती हो, ठीक। संस्कृत और हिंदी में कहावत को सूचित प्रवाद वाक्य अथवा लोकोक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लोकोक्ति भी कहते हैं। अब कहावत की हम बात करें तो कहावत का शाब्दिक अर्थ होता है कही हुई बातें, ठीक है। गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप लोग हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लोकोक्ति, लोकोक्ति की अगर बात करें, लोकोक्ति का अर्थ है लोक जन संधारण की उक्ति। लेकिन बहुत सी कहावतें बड़े बड़े विद्वानों द्वारा कही गई हैं जिन्हें हम लोकोक्ति कहना ठीक नहीं होगा, ठीक है। इनकी विशेषताएं होती हैं, लोकोक्ति के कहावतों की कुछ विशेषताएं होती हैं, इन्हें ध्यान में रखना। योग्य प्रयोग के निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, ठीक। क्या क्या उल्लेख किया गया भाई? चलिए विशेषताएं देख लेते हैं। कहावतें भाषा के सौंदर्य को कलात्मक प्रदान निखारती हैं। इन्हें मानव ज्ञान का धनीभूत रत्न कहा जाता है। इनमें गागर में सागर होता है भाई। इनमें कार्य व्यापार को स्पष्टता और भाषा को बल मिलता है भाई, ठीक है। हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में इनका जितना अधिक प्रयोग होगा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी, ठीक। ये हुआ। अब चलते हैं आगे की तरफ भाई। जैसे मतलब मैं कह दूं आपसे कि अकल बड़ी या भैंस बड़ी, ये तो कई लोग पूछ लेते भाई अकल बड़ी या भैंस बड़ी, तो शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ होती है भाई, भैंस बड़ी नहीं होती है, बुद्धि अकल बड़ी होती है, ठीक है। तो शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है। अद अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। अंधा क्या चाहे? दो आंखें, इच्छित वस्तु का प्राप्त होना, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, दुख सुनाने पर ध्यान न देना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। ये तो कहानी आप लोगों ने कक्षा 5 मतलब कि क्लास 5 में सुना होगा, पढ़ा होगा, 4 में, 3 में, 2 में, किसी ना किसी की हिंदी क्लास में दिया होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर खाजी टकेसर भाजा, किस किस ने पढ़ी है कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए ये कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, और इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में बताएं किस किस ने ये कहानी पढ़ी है और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलिए इसका होता है मूर्ख और गुणवान का समान आदर, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ करना, ठीक है। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब कि चारों ओर मुसीबत आई, सीधी सी मतलब ट्रिक है भाई। आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ से आई कठिनाई, ठीक है, चारों तरफ से परेशानी परेशानियां हैं भाई। आगे नाथ ना पीछे पका जिसका कोई ना होता हो, आधा तीतर आधा बटेर, मतलब कि अनमोल अनमेल वस्तु का संयुक्त मेल बेमेल मिश्रण, आटे दाल का भाव मालूम पड़ना। जैसे कि कह देते ना भाई एक बार तू शादी कर ले, शादी करके ना भाई तेरे को पता लग जाएगा कि आठ दाले भाव का क्या भाव होता है भाई, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा तुझे, शादी करके देख ले। अभी तू पापा पापा कह रहा है ना, बाद में देखना पछताएगा, शादी करके देख होता है ना। चलिए कठिनाई का अनुभव होना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ना मतलब कठिनाई होना, ठीक है। आप भले तो जग भला, भाई आप अच्छे हो ना तो पूरा जग अच्छा है, ठीक है। अपने अंदर अच्छाइयाँ रखिए, आप भले हैं तो जग भला है, और आप बुरे तो जग बुरा, ठीक। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग भला बुरा, ठीक है। तो सभी अपने जैसे दिखाई देना, ठीक है। आप अच्छा देखेंगे तो अच्छा, बुरा देखेंगे तो बुरा, ठीक है। अगला आता है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि दोहरा लाभ होना, सभी प्रकार के लाभ होना, ठीक है। आए थे हर भजन को ओटल लगे कपास, ये भी भाई सुना होगा, ये भी सुना होगा, आए थे हर भजन को ओटल लगे कपास। प्रमुख कार्य को उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक। आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसके क्या हो गुड़ के विपरीत नाम, ठीक। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, अरे भाई ये कई बार पूछ ले रहा है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई,
मतलब प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है, जब इज्जत ही नहीं तो डर किस बात का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शेयर कीजिए। यहाँ से अब होता है आपका 1 नंबर कंप्लीट। 1 नंबर यहाँ से कंप्लीट हुआ। मैंने आप लोगों का 5 नंबर कंप्लीट करा दिए, 5 नंबर कंप्लीट करा दिए धीरे धीरे। अब आते हैं अशुद्धि संशोधन वाक्य। वो अशुद्धि संशोधन वाक्य किस तरीके के आएंगे, चलिए बात कर लेते हैं। तो अशुद्धि संशोधन की परिभाषा, यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है तो आपके बोले गए वाक्य अर्थ भी बदल सकता है। सामने वाले व्यक्ति को आसानी से और सही सही समझ आ सके, उसके लिए आवश्यक है कि व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वाक्य को शुद्ध, अतः वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य अशुद्धि संशोधन कहलाता है। मतलब कि कोई वाक्य इधर उधर हुआ है तो उसे शुद्ध करना, मतलब कि ये मान लो कि कोई उल्टा बोल गया, उसे हमें सीधा करना है। ठीक है, अपने अनुसार वाक्य को ढाल लो। ठीक है, अपने अनुसार वाक्य को ढाल लो, खुद पे खुद वाक्य सही हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और वो 1 नंबर चुटकियों में कर दोगे आप। चुटकियों में मैं लिख के दे रहा हूँ, आप चुटकियों में कर दोगे। चलिए बात करते हैं विभक्ति संबंधी अशुद्धियों की। तो विभक्ति अशुद्धि संशुद्धि क्या होते हैं, अशुद्धि संशोधन क्या होते हैं। कर्ता चिन्ह ने का प्रयोग करें तो कर्ता करके चिन्ह ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया के सामान्य आसन्न पूर्ण तथा संदिग्ध भूत के कर्तव्यवाच्य में होता है। सकर्मक क्रिया अकेली हो अथवा किसी संयुक्त क्रिया के पश्चात हो। जैसे मतलब मैंने भोजन किया तो आसन भूत में मैंने भोजन किया, मतलब सामान्य भूत में मैंने भोजन किया। और मैंने भोजन किया है मतलब कि आसन भूत। मैंने भोजन किया था मतलब पूर्व भूत। पूर्ण भूत मतलब कि भोजन किया था पहले। ठीक, संभव है मैंने भोजन किया हो, तो ये किस में पहुंचेगा, संदिग्ध भूत में पहुंचेगा। अब अशुद्धि और शुद्ध वाक्य किस तरीके से आते हैं, चलिए यहीं मैं कुछ बात बताऊंगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए। ठीक है, शुद्ध क्या हो जाएगा, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। कौन काम किया है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध करना है किसने काम किया है भाई। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, अरे भाषण दिए थे मतलब अशुद्ध है, तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। भाषण दिए थे, बहुत से भाषण थोड़े दिए, भाषण तो बोलते चले जा रहे प्रधानमंत्री जी। भाई प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं ना, तो बात प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होगा। अकर्मक क्रिया के साथ क्या होगा, ने चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होगा। जैसे कि बच्चे ने रोया तो बच्चा रोया। मोहन ने खूब हंसा मतलब कि मोहन खूब हंसा। मैंने दूध पीकर स्कूल गया तो मैं दूध पीकर स्कूल गया। ठीक, अब बात आती है संबंध कारक के चिन्ह का की के आदि का प्रयोग। तो संबंध कारक चिन्ह का की के आदि के प्रयोग में भी त्रुटि हो जाती है। जैसे कि अशुद्धि प्रयोग वाक्य, तुम कर्म के विधन बनकर तुम आए हो। ठीक है, तो इस कर्म में विधिन बनकर तुम आए हो, ये हुआ शुद्ध। इस गांव में घर घर यही दशा है, तो इस गांव के घर घर में यही दशा है, के का प्रयोग करना है। ठीक है, तो मेरा यह सुझाव तुम्हारे लिए है, तो मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। ठीक, के का प्रयोग हो गया का की के। अब चलते हैं आगे। कर्णकारक अपादान के चिन्ह से का प्रयोग, से का प्रयोग, यह कर्णकारक अपादान कारक दोनों का चिन्ह है, पर जहाँ सहायता से कार्य होता है और कार्य के समय दोनों वस्तुएं समीप रहती हैं, वहाँ कर्णकारक और दोनों वस्तुएं समीप रहती हैं वहाँ कर्णकारक और वस्तु में पृथकता पाई जाती है तथा दोनों वस्तुएं दूर रहती हैं, वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे आगे बात करें तो विशाल डंडे से कुत्ते को पीटता है, तो जहाँ डंडे की बात की गई थी, से पीटने का काम हो रहा है और पीछे और पीटते समय डंडा कहाँ है, कुत्ते के पास में है। डंडे से में के कर्ण का कारक होगा, डंडे में। ठीक है, डंडे से में कर्ण कारक होगा। ठीक है, डंडे से का कर्ण कारक। जैसे और का प्रयोग क्या होगा भाई,
और की बात कर लें। अरे भाई क्यों भाग रही है। चलिए, और का प्रयोग तो शब्दों, वाक्यों और पदों के मिलने के लिए और का प्रयोग किया जाता है। जब दो से अधिक शब्द, वाक्यों और पदों को मिलाने के लिए और आता है, तब इस वाक्य को अंतिम शब्द वाक्य अथवा पदों के पहले होता है। जैसे अशुद्ध वाक्य की अगर हम बात करें तो तुमने मुस्कुरा दिया, मतलब कि तुम मुस्कुरा दिए। रामायण सब हिंदू मानते हैं, रामायण को सब हिंदू मानते हैं। पुस्तक को लाओ, पुस्तक लाओ। ठीक है। सबको सबसे नमस्ते, मतलब कि सबको नमस्ते। ठीक है। अगला है वर्ण और मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, न और अणा संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे ब्रज भाषा और अवधि में अणा के स्थान पर न का प्रयोग होता है, किंतु खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के प्रयोग होने के कारण न और अणा के शुद्ध प्रयोग को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे स र ऋष के बाद न अणा हो जाता है। ठीक है। यह न ठीक इसके बाद हो अथवा इन वर्णों और न के बीच में कोई स्वर का वर्ग या पावर्ग या वह हा में से कोई एक वर्ण अथवा कोई वर्ण हो, जैसे चरण, हरण। तो संस्कृत की जिन मूल धातुओं में से अणा है, उनसे बने शब्दों में भी अणा रहता है। जैसे गाइस एक मिनट, चलिए, जैसे ये और ये संबंधी अशुद्धियाँ, ये और ये में अशुद्धि संशोधन शब्द ये हैं आपके, ये और ये, इसमें अशुद्धि संशोधन वो अशुद्धि संबंधी संशोधन निकालने हैं। हिंदी में कुछ शब्दों के दो रूप होते हैं। ठीक है। रुपए इस तरीके से लिखा जाता है और रुपए इस तरीके से, लिए और लिए। ठीक है। संज्ञाएं और संज्ञाएं, ठीक इसी तरीके से हमें पहचानना है। चलिए आगे अशुद्धि और शुद्धि संशोधन, इसकी बात कर लें तो इसमें गए और गए, चाहिए चाहिए, पूछिए पूछिए, जांचिए जांचिए, गए और गए। ठीक है। शुद्ध ये हैं और अशुद्ध ये हैं। ठीक, शुद्ध ये, अशुद्ध ये हैं और शुद्ध ये हैं। पढ़िए गलत है, पढ़िए सही है। लिखिए, वो लिए और लिए, अव्यय। ठीक है। लिए और लिए, लिया का बहुवचन। ठीक है। रुपए और रुपए ये शुद्ध शब्द है। लिखिए लिखिए ये शुद्ध शब्द है। ठीक है। इस तरीके से हमें शुद्ध करने हैं। अब बात आती है स्वर और मात्रा की अशुद्धियाँ। स्वर और मात्रा की अशुद्धियाँ, अनुग्रह का अनुग्रह हो जाएगा, साप्ताहिक का साप्ताहिक हो जाएगा, पड़ोसन का पड़ोसिन हो जाएगा, अधीन का अधीन हो जाएगा, रचयिता का रचयिता हो जाएगा, अनुग्रहित का अनुग्रहित हो जाएगा, ऐतिहासिक का ऐतिहासिक हो जाएगा, निरीक्षण का निरीक्षक हो जाएगा। इसी तरीके से ये दे रखे हैं अशुद्धि और ये दे रखे हैं शुद्धि। ठीक, इनको आप लोग पढ़िए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य। ठीक है। अशुद्ध वाक्य क्या होता है? यह लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, यह लोग नहीं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भाई बहुत सारे हैं ना, तो मेरे को बुलाया है मतलब मुझे बुलाया है। नीचे को मत देखो मतलब नीचे मत देखो, भाई सीधी सी बात है। कृष्ण के अनेकों नाम, चलिए इसमें कोई नहीं भाई, बीच में स्टूडेंट आ गया था। चलिए चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्ण के अनेकों नाम, मतलब कि कृष्ण के अनेक नाम हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक पानी का गिलास दीजिए, एक गिलास पानी, वो एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, इस तरीके से ये हैं। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्वत का शिखर ऊंचा है, पर्वत शिखर ऊंचा है। मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ, मैं पढ़ने का अभ्यास करता हूँ। कौन कहे कि कल छुट्टी है? किसने कहा भाई छुट्टी है? ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर ममेरे भाई तो होते नहीं, मौसेरे भाई होते हैं। मैंने पढ़ते हुए दो कुत्तों को देखा, पढ़ते हुए मैंने दो कुत्तों को देखा। ठीक है। यह बात तमाम देश भर में फैल गई, यह बात देश भर में फैल गई। ठीक है। अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेक बार देख चुका हूँ। इस तरीके से ये आते हैं। चलिए यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये मैं ज़्यादा आप लोगों को समय न लेते हुए आगे चलता हूँ। ठीक है। चलिए यहाँ से आपका एक नंबर कंप्लीट हुआ, ये यहाँ तक आपका 5 नंबर कंप्लीट हुआ। अब जो 10 नंबर का, जो पेपर में 10 नंबर का आना है पैट में, वो कहाँ से आएगा? और मैं बता दूं कि हिंदी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। और हमारे यहाँ
तैयारी चल रही है, बैच बन चुका है। जो लोग कासगंज शहर के आसपास के हैं, ठीक है, जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं वो हमारे यहाँ तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ सबसे कम फीस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी छात्र कुछ ऐसे हैं जो भाई तैयारी करते चले आ रहे हैं, उनके पास अब पैसा धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है, तो उन लोगों का हम साथ दे रहे हैं। ठीक है, हम साथ दे रहे हैं, उनका साथ निभा रहे हैं भाई। ठीक है, सबसे कम फीस में हमारे यहाँ तैयारी है, आप लोग आइए। और विशेष छूट छात्राओं के लिए है। ठीक है, छात्राओं के लिए थोड़ी सी छूट और दे रखी है। और कोई भी छात्रा, मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी छात्रा बिल्कुल गरीब परिवार से है, बिल्कुल ही गरीब परिवार से है, अगर वो छात्रा पढ़ना चाहती है तो हमारी यहाँ कोचिंग पे निशुल्क, बिल्कुल निशुल्क, निशुल्क, निशुल्क भाई निशुल्क, जो छात्रा बिल्कुल गरीब परिवार से है वो बिल्कुल निशुल्क पढ़ाई जाएगी हमारे यहाँ, निशुल्क। बिल्कुल, मैं एक बार नहीं 10 बार कह दूंगा कि बिल्कुल निशुल्क पढ़ाई जाएगी। उसकी स्थिति हम देख लेंगे परिवार की, और हम उस छात्रा को पढ़ने के लिए किताब भी प्रोवाइड कराएंगे, किताब भी देंगे, निशुल्क किताब भी देंगे। और जहाँ तक है कि फॉर्म भी डलवाएंगे निशुल्क हम अपनी तरफ से। जो छात्रा गरीब परिवार से है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जुड़ें हमसे। ठीक है, हमारी कोचिंग से जुड़ें। कासगंज के जितने भी आसपास के छात्र छात्राएं हैं, बहन भाई हैं, वो हमारी कोचिंग से जुड़ें। ठीक है, जो भी छात्रा हैं वो हमसे संपर्क कर सकती हैं, जो पढ़ने की इच्छुक हों कि भाई मुझे नौकरी चाहिए और उनके पास पैसा नहीं है, तो हम बिल्कुल निशुल्क उनके लिए तैयारी कराएंगे। और मैं किताब भी प्रोवाइड कराएंगे। हमारी कोचिंग चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी आपको बिल्कुल निशुल्क तैयारी कराएगी बेटा, बिल्कुल निशुल्क। ठीक है, ये हुआ। चलिए, आप लोगों के भविष्य की कामना करते हुए आगे चलते हैं। 10 नंबर का पेपर कहाँ से कैसे बनेगा उस तरीके से चल दिए आगे। गद्य एवं पद्य, गद्य छांटने को आएगा एवं पद्य छांटने को आएगा। गद्यांश ज़्यादातर आते हैं, पद्यांश नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो गद्य है क्या, गद्य के बारे में हम बात करेंगे। पद्य क्या है, पद्य के बारे में बात करेंगे। गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। हिंदी गद्य का स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। हिंदी गद्य का विकास क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए चलिए, जो भी, हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। जो भी छात्र हैं, जो भी छात्र हैं, जो आस पड़ोस के हों चाहे कहीं के हों, जो छात्र हमारे यहाँ तैयारी करना चाहती हैं, ठीक है, और वो गरीब परिवार से है छात्रा, लड़की, ठीक है, तो उसके लिए हम कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में दे रखा है वैसे। ठीक है, और मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, ये आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8859742676। ठीक, 8859742676। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक नंबर और है हमारा, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, एक नंबर और बता रहा हूँ। ये 8755135963। ठीक है, 8755135963, 8755135963। तो इन 2 नंबरों पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमसे तैयारी करने के लिए। ठीक है, यूपी पुलिस का बैच लग सकता है। ठीक है, और कम से कम फीस में तैयारी। चलिए आगे चलते हैं, बहुत हुआ भाई, टाइम ले लिया बहुत ज़्यादा। चलिए, गद्य क्या है हम बात करते हैं। गद्य है क्या, गद्य शब्द कहाँ से लिया गया भाई, गद्य धातु से लिया गया है। यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है गद्य का अर्थ। ठीक है, जैसे बोलना, तो क्या बोलने का क्या हो जाएगा, बतलाना या कहना। ठीक है, गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। ठीक, अब बात चलते हैं आगे। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, हिंदी गद्य के प्राचीन प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। और बात करें तो पद्य है क्या, तो पद्य
काव्य उस छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की दृष्टि करती है। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। पाठक क्या होता है? पढ़ने वाला। ठीक है। अब बात करते हैं गद्य और पद्य में अंतर। ठीक है। गद्य एवं पद्य की बात करें तो गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं, पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। पर गद्य के तर्क बुद्धि विवेक चेतन का अंकुश होता है और पद्य में क्या होता है? पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। ठीक है। तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है गद्य में, और जबकि काव्य में वर्णन सूक्ष्म संकेतात्मक होता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें आगे की, तो चलिए देखिए आगे चलते हैं। चलिए, तो इसमें हम बात हुई यहाँ तक कि पद्य में शब्द अर्थ वाक्य आदि सभी प्रायः सामान्य होते हैं और पद्य में शब्द अर्थ वाक्य आदि विशिष्ट होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, तो हिंदी गद्य का स्वरूप कैसा होता है? गद्य वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना होती है। गद्य की भाषा प्रकृति व्यवहारिक होती है। गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा बोध वृत्ति की प्रधानता होती है। अतएव वर्णन तथा विचार व्याख्या अनुसंधान के लिए यह सर्वाधिक सामर्थ्य एवं उपयुक्त माध्यम है। ठीक है। आज महाकाव्यों का युग नहीं रहा है, उपन्यासों का युग रह गया है। ठीक है। अब बात करें कि हिंदी गद्य का विकास किस तरीके से हुआ, तो हिंदी गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। भाषा शैली की कोटियां होती हैं। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से भाषा शैली की 3 कोटियां होती हैं, और 3 कोटियां कौन कौन सी होती हैं? चलिए, 3 कोटियां होती है, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक। ये आप लोगों ने सुनी होगी। और वर्णनात्मक होती है इतिहास, जीवनी या यात्रा। ठीक है। विवेचनात्मक होती है विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना या दर्शन होती है। और भावात्मक होती है निबंध, गीत एवं नाटक होती है। ठीक है। हिंदी गद्य का अविभार होता है। हिंदी गद्य का अविभार की बात करें तो हिंदी भाषा के साहित्य में पद्य का अवतरण गद्य से पहले हुआ है। पद्य की इस प्राचीनता के अनेक कारण हैं। ठीक है। प्राचीनता के अनेक कारण कौन कौन से हैं? लयात्मक और कंठ्य और टंकड़ मुद्रा। ठीक है। लयात्मक होता है लय के साथ गाना या बोलना। ठीक है। और कंठस्य का मतलब होता है बोल कर समझाना, और टंकन का मतलब होता है लिख कर स्पष्ट करना। ठीक है। इस तरीके से ये हुआ। अब बात करते हैं हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ था हिंदी गद्य का आविर्भाव। ठीक। हिंदी गद्य को प्राचीन प्रयोग राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस में हुआ है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो राजस्थानी व ब्रज भाषा में। राजस्थानी गद्य में 10वीं शताब्दी में दानपत्र, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। अब बात करें ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात संवत 14वीं के आसपास हुआ है, 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। ठीक है। ये हुआ। अब बात करें हिंदी गद्य काल। हिंदी गद्य काल के युग मतलब पूर्व भारतेंद्र युग अथवा प्राचीन युग 13वीं शताब्दी से हुआ है। और भारतेंद्र युग जो चला था वो 1900 से 1868 तक चला था। ठीक है। द्विवेदी युग चला था 1900 से 1922 तक। शुक्ल युग चला था, छायावादी युग जिसे कहते हैं, वो 1922 से 1938 तक चला था। और शुक्लोत्तर युग की बात करें, छायावादोत्तर युग, वो चला था 1938 से 1947 तक। ठीक। अब बात करें आगे की, तो पूर्व भारतेंद्र युग अथवा प्राचीन युग। ठीक है। तो खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित छंद वर्णन की महिमा नायक ग्रंथ के और फिर कुतुबुस्तक तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में होते हैं। ठीक है। अब बात करें खड़ी बोली गद्य के प्रसार में ईसाइयों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। अब इनकी हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था भाई? योगदान किसका दिया है? बाइबिल का दिया है खड़ी बोली में अनुवाद करके। ठीक है। भारतेंद्र युग ने। ठीक है। अब इसके भारतेंद्र युग की कृतियां एवं लेखों की बात करें तो
इस काल के लेखक एवं उनकी कृतियां की बात कर लेते हैं। इस काल में कौन कौन से लेखक थे, उनकी कृतियां क्या क्या थी। ठीक है, तो लेखक थे राम प्रसाद निरंजनी कृत, तो इनके जो कृति थी योग वशिष्ठ थी। और मुंशी सदा सुखलाल थे, उनकी जो कृति थी वो सुख सागर थी। ईसा अल्लाह खां का जो कृति थी वो थी रानी केतकी की कहानी। और लल्लू लाल की जो कृति थी वो थी प्रेम सागर। और सदल मिश्र की कृति थी नासिकेतो पाख्यान। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई भारतेंद्र युग की। तो भारतेंद्र युग जो काल चला था वो भारतेंद्र युग की हम बात कर लेते हैं। तो भारतेंद्र युग के बारे में, भारतेंद्र काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, नवजागरण काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारतेंद्र युग को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, नवजागरण काल भी कहा जाता है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी अनोखी प्रतिभा और महान अभिव्यक्ति के तत्कालीन समाज को अद्भुत रूप से प्रभावित किया था। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं क्या थी, इनकी विशेषताएं थी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा है। ठीक है, अगला है इनकी विशेषता कि भारतेंदु ने संस्कृत के सरल शब्दों के साथ साथ प्राचीन शब्दों को तद्भव एवं देशों शब्दों को ग्रहण किया था। कैसे शब्दों को ग्रहण किया था, तद्भव और देशा शब्दों को ग्रहण किया था भाई। ठीक है, अब बात करें इनके लेखक, भारतेंद्र युग के लेखक। ठीक है, भारतेंद्र युग के जो लेखक थे श्री निवास दास थे, वो रहे थे 1851 से 1887 तक। और बाल कृष्ण भट्ट रहे थे 1844 से 1914 तक। प्रताप नारायण मिश्र थे, वो 1856 से 1894 तक रहे थे। राधा कृष्ण दास रहे थे 1865 से 1907 तक। ठीक है, अब बात करें अगले, तो द्विवेदी युग की हम बात कर लेते हैं। जो द्विवेदी युग है वो भारतेंद्र युग के बाद 20वीं शताब्दी में जिन्होंने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्युक्त कार्य किया, इनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्या किया था, प्रतिपादन किया था सरस्वती पत्रिका का। ठीक, अब द्विवेदी युग की विशेषता की अगर हम बात करें तो द्विवेदी युग की विशेषता क्या थी कि इस युग में भाषा के शब्द भंडार की वृद्धि के साथ साथ व्यंजना शक्ति भी अवशिष्ट हुई थी, अभिवृद्धि हुई थी। ठीक है, विविध प्रकार की भाषा शैलियों के साथ साथ गद्य रूपों का विकास हुआ था एवं देश प्रेम की भावना एवं प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण इस युग में मिलता है। इस युग में क्या मिलता है, देश प्रेम की भावना एवं प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्र मिलता है। चित्रण का मतलब हो तो चित्र मिलता है। ठीक है, इस युग में। ठीक, किस युग में, द्विवेदी युग में। ठीक, द्विवेदी युग के लेखक कौन कौन थे, द्विवेदी युग के उपन्यासकार और कहानीकार कौन कौन थे। चलिए, उपन्यासकार कौन थे, गोस्वामी लाल, वृंदावन लाल वर्मा और गोपाल गहमरी और विश्वनाथ कौशिक। ठीक है, और कहानीकार कौन से, प्रसाद नाथ थे, कौशिक थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे और सुदर्शन थे। ठीक है, और इनके कुछ अन्य लेखक थे। वो अन्य लेखक कौन कौन थे भाई, अन्य लेखक थे माधव मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास और मित्र बंधु आदि। ठीक है, और प्रमुख रचनाकार कौन थे, इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस आदि। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं वो कौन कौन सी थीं, इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस आदि। ठीक है, अब शुक्ल युग मतलब कि छायावादी युग की हम बात करें तो छायावादी युग कहता क्या है। चलिए, छायावादी युग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सन 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया था। और सन आपको ध्यान रखना है 1919 से 1938 तक। और पंडित रामचंद्र शुक्ल के योगदान रहा है किसमें, छायावादी युग में रहा है, शुक्ल युग में। ठीक है, इस युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, छायावादी युग या प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा युग जाना जाता है, छायावादी युग जाना जाता है। ठीक है, अब शुक्ल युग या छायावादी युग की विशेषताएं क्या थी, विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं थी इस युग में पराधीनता और विश्वासता के अनुभूति से आकुल होकर कभी वेदना और पीड़ा के गीत गाए गए तो दूसरे ही क्षण स्वाधीनता के लिए उत्साहित होकर स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना को मुखरित किया गया। ठीक
ठीक है। इस युग का गद्य कलात्मक चित्रण प्रधान, लक्षणिक, अलंकृत और कवित्वपूर्ण था। कैसा था? कवित्वपूर्ण भी था। ठीक है। और अगली विशेषता कहती है इस युग के गद्य में अनुभूति की सलनता एवं भावों की तरलता थी। ठीक है। क्या थी? तरलता थी। अब इनके विभिन्न विधाओं के एवं लेख एवं उनकी कृतियाँ। ठीक है। विधाएं क्या थी? लेखक कौन थे? कृतियाँ क्या थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये लेखक थे, गुलाब राय लेखक थे, प्रेमचंद लेखक थे, चतुर्सेन शास्त्री लेखक थे, जयशंकर प्रसाद लेखक थे, प्रेमचंद लेखक थे और जयशंकर प्रसाद भी लेखक थे। जयशंकर प्रसाद ने 2 बार दी हैं और प्रेमचंद ने 2 बार दी है। ठीक है। तो कृति इनकी थी चिंतामणि और ठलुआ क्लब और गबन, आत्मदाह, पुरस्कार, पंच परमेश्वर और चंद्रगुप्त। ये क्या हो गई? इनकी कृति हो गई। और इन्होंने जो विधाएं दी थी वो निबंध दी थी। निबंध आचार्य शुक्ल ने दी थी, गुलाब राय ने भी दी थी और प्रेमचंद ने उपन्यास दिया था। चतुर्सेनी शास्त्री का उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है, प्रेमचंद की कहानी है और जयशंकर प्रसाद का एक नाटक भी है। ठीक है। इस तरीके से ये लेखक कृतियां एवं विधाएं में हो गई। ठीक। अब बात करते हैं शुक्लोत्तर छायावात्र युग की। ठीक। छायावात्र युग जो था 1938 के बाद के साहित्य को छायावात्र युग कहा गया है। इस युग में साहित्यकारों की 2 पीढ़ियां साहित्य रचना में प्रवृत्त हैं। किसमें है? साहित्य रचना में प्रवृत्त हैं। इस पीढ़ी उन साहित्यकारों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लिखते रहे थे और उनके बाद भी सक्रिय रहे। दूसरी पीढ़ी उन लेखकों की जो स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद साहित्य सृजन के प्रवृत्त हुए हैं। ठीक है। इसके बाद पहली पीढ़ी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल रामवृक्ष बेनीपुरी। यशपाल का भाई पैट उसमें आया था, रीट में, राजस्थान टेट में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी आदि लेखक हैं। दूसरी पीढ़ी में विधा निवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती उल्लेखनीय हैं। ठीक है। यशपाल हो सकता है पैट में पूछ लिया जाए भाई, जब रीट में पूछा गया था तो वहाँ अलग था और यहाँ पूछा जाए तो आपका अलग होगा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे इनकी जो विशेषताएं थी। विशेषताएं क्या थी? छायावादोत्तर युग की, शुक्लोत्तर युग की जैसे कहते हैं, तो इनकी गद्य की दोनों पीढ़ियों ने हिंदी गद्य को सशक्त बनाया और उनकी शब्द संपदा में वृद्धि की। ठीक है। हिंदी गद्य को जीवन की बाह्य परिस्थितियों, सामाजिक संबंधों, विसंगतियों तथा तनावों को व्यक्त करने में सक्षम बनाया। ठीक है। नवीन कलात्मक गद्य विधाओं का विकास किया गया और राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की गई थी। ठीक है। विभिन्न विधि एवं इनके लेखक, उनकी कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेखक यहाँ हैं, कृति यहाँ हैं, विधा यहाँ हैं। ठीक है। तो इनके लेखक थे डॉक्टर हजारी प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, भगवती वर्मा और इलाज चंद्र जोशी, राजेंद्र यादव। ठीक है। ये थे। तो इनकी कृति थी कल्पलता। जो हजारी प्रसाद थे इनकी कल्पलता थी और इन्होंने क्या लिखा था? निबंध लिखा था। जैनेन्द्र कुमार थे, जड़ की बात कही थी, इन्होंने कृति लिखी थी, इन्होंने निबंध लिखा था। ठीक है। और यशपाल झूठा सच दिया था, कृति, और विधा लिखी थी इन्होंने, उपन्यास। ठीक है। और भूले बिछड़े चित्र की इन्होंने क्या किया था भाई? उपन्यास। ठीक है। क्या दिया था? उपन्यास। और प्रतीक्षा में क्या दी थी भाई? कहानी दी थी इलाचंद जोशी ने। और राजेंद्र यादव ने आहित दी थी कृति और विधा क्या थी? कहानी थी। ठीक है। तो आप लोगों को भाई दोस्तों, आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और यूपीपी की तैयारी हम लोग कराएंगे वीडियो के माध्यम से। और हमारे एक सर आए हैं मैथ वाले, तो मैथ की वीडियो पहली वीडियो बनी है सर की। तो आप लोगों को पैट की मैथ की वीडियो की बात करें तो डीआई की बात करते हैं। डीआई सर ने पढ़ाया था कल। क्या पढ़ाया था? डीआई पढ़ाया था। वीडियो आप लोग देख लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, आएंगे फिर मिलते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ठीक है।
तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।